हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थॉमस हॉब्स के बारे में बताया था। थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय, थॉमस हॉब्स की रचनाएं, थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धतियां और थॉमस हॉब्स को प्रभावित करने वाली विभिन्न परिस्थितियां। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था बताने जा रहा हूं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता। तो आइए चलते हैं हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव स्वभाव के बारे में बताया था कि हॉब्स मनुष्यों के स्वभाव के बारे में क्या वर्णन करता है या मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार से चित्रित करता है थॉमस हॉब्स से। जैसा कि थॉमस हॉब्स मनुष्यों के बारे में बहुत ही नकारात्मक वर्णन किया है, नकारात्मक चित्रण किया है। वह मनुष्यों को दीनहीन बताता है, वह कायर बताता है, डरपोक बताता है और वह स्वार्थी बताता है, हिंसक पशु बताता है। यानी कि जितनी भी बुराइयां मनुष्य में होती हैं, सारी बुराइयों से वह अवगत कराता है, हम सभी लोगों को अवगत कराता है कि मनुष्य कैसा है। वह हिंसक है, हिंसक पशु है, स्वार्थी है, वह लालची है, वह कायर है, वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के अवगुणों से वह अवगत कराता है। इस वीडियो में हम चलते हैं प्राकृतिक अवस्था की तरफ कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसा है। जैसा कि हॉब्स की जो मानव स्वभाव होता है, वह मानव स्वभाव बहुत ही नकारात्मक होता है, तो प्राकृतिक अवस्था भी नकारात्मक होगी, क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव बुरा होता है। मनुष्यों का स्वभाव बुरा होता है। जब मनुष्यों का स्वभाव बुरा होता है तो जाहिर है कि प्राकृतिक अवस्था भी बुरी रही होगी। तो हॉब्स ये वर्णन करता है, कल्पना करता है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह निरंतर संघर्ष की अवस्था होती है। निरंतर संघर्ष की अवस्था होती है, निरंतर संघर्ष की अवस्था। व्यक्ति हमेशा संघर्ष करता रहता है, हमेशा संघर्ष करता रहता है अपनी बुरी प्रवृत्तियों के कारण। वह संघर्ष करता रहता है, यानी प्राकृतिक अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है, वह युद्ध की अवस्था होती है। हमेशा व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध करता रहता है, वह युद्धरत रहता है, वह युद्धरत रहता है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति का जीवन होता है, एकाकी होता है, असहाय होता है, कुत्सित होता है, पाशविक होता है और क्षणिक होता है। यानी कि जीवन क्या होता है प्राकृतिक अवस्था में? जीवन क्या होता है? एकाकी होता है। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी होता है, असहाय होता है, कुत्सित होता है, पाशविक होता है और क्षणिक होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा होता है या प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था एकाकी, असहाय, कुत्सित, पाशविक और क्षणिक होती है। यानी कि व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है, इसी प्रकार से व्यक्तियों का जीवन होता है। तो हॉब्स कहता है कि द लाइफ ऑफ द मैन in the state of nature was solitary। तो हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्यों का जीवन होता है वो द लाइफ ऑफ मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रिटिश एंड सॉल्ट। यानी कि सॉलिटरी एकाकी होता है, पुअर दीनहीन होता है, नास्टी कुत्सित होता है, ब्रिटिश यानी कि निर्दयी होता है व्यक्ति, एंड साल्ट और क्षणिक होता है। यानी कि उसका जीवन जो है अल्पकालिक होता है, वह बहुत दिनों तक जी नहीं पाता है, क्योंकि उसमें हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताता रहता है। वह जो अवस्था होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था होती है। प्राकृतिक अवस्था जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था होती है। जो व्यक्ति मजबूत होता है, बली होता है, वह सर्वाइव कर जाता है। जो व्यक्ति मजबूत नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होता है, वह सर्वाइव नहीं कर पाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था होती है, यानी कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। यानी मार्क्स न्याय का बोलबाला होता है। किसका बोलबाला होता है? मार्क्स न्याय का बोलबाला होता है। मार्क्स न्याय का बोलबाला होता है। मार्क्स न्याय
वह प्राकृतिक अवस्था जो होती है मास न्याय की अवस्था होती है। मास न्याय क्या है? जिसमें कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती है। जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं समुद्र में या नदी में, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो इसी तरह से हाउस करता है कि इसी तरह से प्राकृतिक अवस्था भी होती है कि जिसमें जो बली होता है, जो शक्तिशाली होता है, वह सर्वाइव करता रहता है। जो कमज़ोर होता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हमेशा व्यक्तियों को अपने प्राणों का संकट बना रहता है। प्राणों अपने हमेशा व्यक्तियों को प्राणों का संकट बना रहता है कि कब कोई आवे और उसके प्राण हर ले जावे, उसकी संपत्ति हर ले जाए। यानी कि संपत्ति और प्राण प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षित नहीं रहते हैं। प्राकृतिक अवस्था होती है बिल्कुल संघर्ष की अवस्था होती है, वह पशु की अवस्था होती है। उस प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, किसी प्रकार का विज्ञान नहीं होता है, किसी प्रकार की साहित्य नहीं होती है, कला नहीं होती है, संस्कृति नहीं होती है, विज्ञान नहीं होता है, सभ्यता नहीं होती है और उद्योग धंधों का भी विकास नहीं होता है। यानी प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल बर्बर अवस्था होती है। उसमें किसी प्रकार का विकास, डेवलपमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का सिविलाइजेशन नहीं होता है और किसी प्रकार का लिटरेचर यानी कि कल्चर और लिटरेचर नहीं होता है। और ये जो प्राकृतिक अवस्था होती है, प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का कानून भी नहीं होता है। प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का कानून नहीं होता है, जिससे लोगों को हमेशा अपने प्राणों का भय सताता रहता है कि कब उसके प्राण चले जाएं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह बिल्कुल संघर्ष की अवस्था होती है। हर व्यक्ति इधर उधर भागता रहता है, हर व्यक्ति को अपने प्राणों और संपत्ति की चिंता सताती रहती है। अपनी प्राणों और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए वह अनेक प्रकार के उपाय करता रहता है। तो प्राकृतिक अवस्था में न तो शांति रहती है, न तो कानून भी रहती है, न दंड व्यवस्था रहती है। जो बली होता है उसी का शासन होता है। तो हाब्स के इस विचार के ऊपर तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था। जैसा कि इंग्लैंड में देखते हैं कि निरंतर गृह युद्ध चलता रहता है, यानी कि अधिकांशतः गृह युद्ध चलता रहता है। जैसा कि 1649 में चार्ल्स द्वितीय को फांसी पर लटका दिया जाता है, फिर क्रामवेल का शासन आता है, 1660 में फिर चार्ल्स द्वितीय का शासन आता है। यानी कि सत्ता का हमेशा परिवर्तन होता रहता है, सत्ता का हमेशा परिवर्तन होता रहता है और राजनीतिक वातावरण अस्थिर होता है। व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, व्यक्ति केवल अपने स्वार्थों में ही तल्लीन रहता है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह बिल्कुल संघर्ष की अवस्था होती है। उसमें कोई किसी का अपना नहीं होता है। तो इस तरह से हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह पूर्व राजनीतिक होती है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था जो होती है पूर्व राजनीतिक होती है, पूर्व सामाजिक होती है। यानी कि किसी प्रकार का समाज नहीं रहता है, किसी प्रकार का समाज नहीं रहता है, किसी प्रकार का राज्य नहीं रहता है, किसी प्रकार का राज्य नहीं होता है, सरकार नहीं होती है। यह भी क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि हाब्स की किस विचारक की अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक होती है, या हाब्स की प्राकृतिक अवस्था होती है पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक, या राजनीतिक और सामाजिक, या पूर्व राजनीतिक और सामाजिक। इस तरह से विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक होती है, यानी कि किसी प्रकार का राज्य नहीं होता है, किसी प्रकार का समाज नहीं होता है। अब हाब्स इस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते समय वह प्राकृतिक कानून की भी बात करता है, नेचुरल लॉ की भी बात करता है। प्राकृतिक कानून, यह प्राकृतिक कानून हाब्स कहता है कि उसमें तो कोई कानून नहीं होता है। प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का कोई कानून नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका व्यक्ति पालन करता है। यानी कि मनुष्यों के जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं समान होते हैं। जैसा कि हाब्स कहता है कि सभी व्यक्ति बुद्धि और बल से समान होते हैं। तो जब समान होते हैं तो इसीलिए संघर्ष होता है। जब समान होते हैं, व्यक्ति समान होते हैं, तो इसीलिए संघर्ष होता है। और मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में अपनी सुरक्षा के लिए विवेक के द्वारा कुछ नियम बना लेता है, अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ नियम बना लेता है, उसी का पालन करते हैं और उसी का पालन करके वह अराजकतापूर्ण स्थिति में रहता है। उस विवेक के नियम का पालन करके जो प्राकृतिक कानून होते हैं वह विवेक के नियम होते हैं। विवेक के नियम का पालन करके वह व्यक्ति अराजनीतिक पूर्ण स्थिति में या अराजकतापूर्ण स्थिति में सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। तो हाब्स ने इस प्राकृतिक कानूनों को शांत की धाराओं का नाम दिया है। जो प्राकृतिक कानून है यह क्या है? शांत की धाराएं। प्राकृतिक कानून शांति की धाराएं, प्राकृतिक कानून को शांत की धाराएं
कहा है, शांत की धाराएं कहा है, यानी कि यह शांति करने के लिए कुछ शांति स्थापित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो हाउस प्राकृतिक कानूनों को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह वह कानून है जो विवेक द्वारा खोजा जाता है। यह वह कानून है जो विवेक के द्वारा खोजा जाता है। इसके अनुसार मनुष्य के लिए वह कार्य निषिद्ध किए जाते हैं जो एक दूसरे के जीवन के लिए हानिप्रद हैं। इसके द्वारा मनुष्य के वे कार्य निषिद्ध किए जाते हैं जो एक दूसरे के लिए हानिप्रद होते हैं या जिनसे जीवन के रक्षा के साधनों का हरण होता है, तथा जिनके द्वारा उसके लिए इन कार्यों को करना संभव होता है जिससे जीवन की रक्षा हो सकती है। तो इस तरह से हाब्स प्राकृतिक कानूनों को शांति के कानून या शांति के नियम नाम देता है। जो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था होती है, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून के उसने 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए हैं। 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए हैं जिसमें कि 3 मुख्य हैं। 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए जिसमें कि 3 मुख्य हैं। वह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। पहला नियम क्या है? शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह प्राकृतिक अवस्था में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करे। और दूसरा कानून जो होता है कि अपने अधिकारों का परित्याग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का परित्याग करना चाहिए। तीसरा कानून होता है कि हर व्यक्ति को समझौते का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को किए गए समझौते का पालन करना चाहिए। तो यह 3 मुख्य कानून होते हैं। मुख्य कानून होते हैं। हाब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए हैं जिसमें कि 3 मुख्य हैं। शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, व्यक्तियों को अधिकारों का परित्याग करना चाहिए, व्यक्तियों को किए गए समझौते का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हाब्स प्राकृतिक नियमों की बात करता है और इसके साथ साथ प्राकृतिक नियम इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि तुम भी दूसरों के साथ वैसा करो जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो। यानी कि हम यदि अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। यदि अपने लिए बुरा व्यवहार चाहते हैं तो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अपने लिए कोई भी व्यक्ति बुरा व्यवहार नहीं चाहता है। यदि हम सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी सम्मान करना चाहिए हमें। तो इस तरह से हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है या प्राकृतिक कानून है इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि तुम भी दूसरों के साथ वैसा करो जैसा कि अपने लिए चाहते हो। तो इस तरह से ये प्राकृतिक अवस्था होती, इस तरह से हाब्स की यह प्राकृतिक अवस्था होती है और प्राकृतिक अवस्था के पश्चात प्राकृतिक कानून की बात करता है। इसके पश्चात हाब्स समझौते की बात करता है। वह कहता है कि समझौता, व्यक्तियों में एक समझौता होता है। समझौता क्यों होता है? कॉन्ट्रैक्ट। यह कॉन्ट्रैक्ट होता क्यों है? समझौता होता क्यों है? वह कहता है कि व्यक्ति इस प्राकृतिक अवस्था में रहते रहते ऊब जाता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति रहते रहते ऊब जाता है। अंततः व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है, व्यक्ति की प्रगति नहीं हो पाती है। तो इसलिए व्यक्ति असहाय हो जाते हैं और असहाय होकर समझौते का सहारा लेते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा किसी से विवाद उत्पन्न हो जाता है और वह विवाद लंबे समय तक चलता रहता है, तो न जो हमारा शत्रु है न तो वह तरक्की कर पाएगा न तो हम स्वयं तरक्की कर पाएंगे। परिणाम यह होता है कि अंततः दोनों लोग मिलकर एक समझौता कर लेते हैं और शांति के साथ रहने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला का विकास करने के लिए वह प्रयासरत हो जाते हैं। तो इस तरह से हाब्स के प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अधिक दिनों तक नहीं रह सकता है। इस संघर्ष की अवस्था में व्यक्ति अधिक दिनों तक नहीं रह सकता है। परिणाम यह होता है कि वह शांति का प्रयत्न करता है। उसको एक ऐसी सत्ता की ज़रूरत होती है, ऐसे संप्रभु शासक की ज़रूरत होती है जो सबको नियंत्रित कर सके और जो कानून बनाकर उस कानून का पालन करना सुनिश्चित कराए, जो कानून का उल्लंघन करता है उसको दंड दे। तो मनुष्य संघर्ष की स्थिति में अधिक दिनों तक नहीं रह सकता। अतः संघर्ष की स्थिति से वह छुटकारा पाना चाहता है और शांतिपूर्ण स्थिति में रहना चाहता है।
तो शांतिपूर्ण स्थिति में रहना चाहता है, तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं कि मिलकर एक समझौता करते हैं, यानी कि सबकी इच्छा की जगह एक व्यक्ति की इच्छा स्थापित होती है, यानी कि एक व्यक्ति की इच्छा स्थापित होती है सबकी इच्छा की जगह, क्योंकि सबकी इच्छा का समन्वय नहीं हो पाता है, एक व्यक्ति की इच्छा सबकी इच्छा का समन्वय स्थापित नहीं हो सकता है, अतः सभी लोग अपनी इच्छाओं को एक व्यक्ति में समर्पित कर देते हैं, एक व्यक्ति में या व्यक्ति में समर्पित कर देते हैं या व्यक्ति संस्था में समर्पित कर देते हैं, और यह आशा करते हैं कि वह सबको नियंत्रण में रखेगा, वह सबको नियंत्रण में रखेगा, और जब वह सबको नियंत्रण में रखेगा तो समाज शांति से रहेगा। तो हाब्स कहता है कि यह कार्य व्यक्ति आपस में समझौते के द्वारा करते हैं, यानी कि जो समझौता होता है वह व्यक्ति और व्यक्ति में होता है, व्यक्ति और शासक में नहीं होता है। हाब्स एक ही समझौते की बात करता है, हाब्स एक ही समझौते की बात करता है। वह समझौता क्या है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, सारे व्यक्ति अपनी इच्छाओं का अपने अधिकारों का परित्याग करते हैं, इच्छाओं और अधिकारों का परित्याग करते हैं, और सब कुछ परित्याग करके वह अपने समस्त अधिकार एक व्यक्ति को या व्यक्ति संस्था को दे देते हैं। लेवियाथन में हाब्स ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति समझौता करने के लिए शपथ लेता है, प्रत्येक व्यक्ति समझौता करने के लिए शपथ लेता है। हाब्स अपने लेवियाथन में लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति समझौता करने के लिए शपथ लेता है। वह शपथ क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को यह अधिकार देता हूं, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को यह अधिकार देता हूं और अपने आप पर शासन करने का अधिकार छोड़ता हूं, अपने आप पर शासन करने का अधिकार छोड़ता हूं, इस शर्त पर कि तुम भी उसी प्रकार अपने आप पर शासन करने के अधिकार को त्यागोगे और उसकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करोगे, इसकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करोगे। यानी कि समझौता जो होता है वह सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति में होता है, व्यक्ति और व्यक्ति में समझौता होता है। व्यक्ति और व्यक्ति समझौता करके अपने सारे अधिकार किसको देते हैं? एक संप्रभु शासक को दे देते हैं, संप्रभु शासक को दे देते हैं। तो इस तरह से समझौता होता है। समझौते के द्वारा एक लेवियाथन की स्थापना होती है। लेवियाथन हाब्स की पुस्तक है। लेवियाथन यानी लेवियाथन मतलब कि मर्त्य प्रभु, यानी कि वह एक प्रकार का जल देवता होता है, वह उसका जन्म होता है और वही क्या हो जाता है? शासक हो जाता है, वही उस राज्य का, उस समाज का शासक हो जाता है। हाब्स कहता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने समस्त अधिकार एक व्यक्ति या एक सभा को समर्पित कर देता है और उस सत्ता का जन्म होता है। तो फिर क्या होता है? सत्ता का जन्म होता है, एक प्रकार की एक सत्ता का जन्म होता है या संप्रभु का जन्म होता है। यह संप्रभु सबको शासित करता है, सबको नियंत्रण रखता है, कानून बनाता है और कानून बनाकर वह उसको आरोपित करता है, जो कानून का उल्लंघन करता है उसको वह दंडित करता है। तो शांति की स्थापना के लिए संप्रभु के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कानून का पालन सुनिश्चित कराया जाता है। जैसा कि हाब्स कहता है कि तलवार के बिना समझौते निरे मात्र है, तलवार के बिना समझौते या संविदा निरे मात्र हैं, निरे मात्र हैं। तलवार के बिना समझौता निरे मात्र हैं। तो हाब्स कहता है कि तलवार के बिना समझौते निरे मात्र हैं, यानी कि केवल समझौता कर दिया जाए, उसको कोई शक्ति न दी जाए तो वो समझौते का पालन नहीं करा सकता है। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए? तलवार, यानी कि दंड की शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति में या शासक में, दंड की शक्ति होनी चाहिए कि जो भी समझौते का उल्लंघन करता है उसको दंडित किया जाए। तो यह जो संप्रभु व्यक्ति होता है या ये जो संस्था होती है, व्यक्ति संस्था होती है, इसको दंड की शक्ति दी जाती है। जो भी व्यक्ति समझौते का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसको दंडित किया जाता है। तो इस तरह से हाब्स के प्राकृतिक अवस्था के परिणाम स्वरूप एक समझौता होता है, यानी कि प्राकृतिक अवस्था से उबकर व्यक्ति क्या करता है? एक समझौता करता है, और यह समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है। व्यक्ति और व्यक्ति समझौता करके अपने सारे अधिकार किसको दे देते हैं? शासक को दे देते हैं। अब आइए देखते हैं कि हाब्स के समझौते की विशेषताएं क्या हैं। हाब्स का जो समझौता होता है वह सामाजिक और राजनीतिक होता है। समझौता जो होता है उसका पहला समझौते की विशेषताएं क्या है? हाब्स के समझौते की विशेषताएं क्या है? उसका समझौता सामाजिक एवं राजनीतिक है, दोनों है।
यानी कि समझौते के द्वारा एक समाज की स्थापना होती है, समझौते के द्वारा एक समाज की स्थापना होती है और समाज के साथ साथ ही राज्य की स्थापना होती है। सारे व्यक्ति मिलकर एक समझौता करते हैं, उस समझौते के तहत एक समाज की स्थापना हो जाती है। और जब सारे व्यक्ति अपने अधिकार एक व्यक्ति को या व्यक्ति संस्था को या सभा को दे देते हैं तो उससे राज्य की स्थापना होती है। यानी कि समझौते के द्वारा समाज की भी स्थापना होती है और राज्य की स्थापना होती है। हाब्स के जो सामाजिक समझौता होता है उस समझौते में समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है। समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता होता है। इसमें कोई भी दूसरा पक्ष नहीं होता है, केवल व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति मिलकर आपस में समझौता करते हैं। जैसा कि लाक के सामाजिक समझौते में 2 समझौते होते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है, व्यक्ति और शासक के बीच होता है। लेकिन हाब्स के सामाजिक समझौते में समझौता एक ही होता है, वह केवल व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच होता है। शासक वर्ग जो है या शासक जो है समझौते में बंधा हुआ नहीं है। शासक समझौते में एक पक्ष नहीं है, शासक कुछ भी कर सकता है। शासक को निरंकुश अधिकार हाब्स देता है। तो समझौते के द्वारा जो होती है वह फिर शासक की उत्पत्ति होती है। समझौते के द्वारा शासक की उत्पत्ति होती है। हाब्स कहता है कि समझौते के द्वारा एक संप्रभु व्यक्ति की स्थापना होती है, एक संप्रभु सरकार की स्थापना होती है जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो सभी लोगों को नियंत्रित करता है, कानून बनाकर कानून का पालन सुनिश्चित कराता है। तो ये जो शासक की उत्पत्ति होती है यह क्या है, यह निरंकुश होता है। शासक निरंकुश होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है, निरंकुश होता है। शासक जो है निरंकुश होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यानी कि यह कुछ भी करे, नागरिक इसको बोल नहीं सकते हैं। यानी कि सत्ता जो नागरिक हैं वो शासक की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह प्रतिरोध का अधिकार देता है। कुछ परिस्थितियों में वह प्रतिरोध का अधिकार नागरिकों को देता है, नागरिकों को समर्पित करता है। वह कहता है कि समझौता जिसके लिए किया गया हो, समझौता किसके लिए किया गया है, आत्मरक्षा के लिए किया गया है। आत्मरक्षा के लिए समझौता किया गया है। यदि शासक आत्मरक्षा नहीं कर पाता है, लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, लोगों के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहें तो समझौता भंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हाब्स नागरिकों को केवल कुछ ही परिस्थितियों में शासक का प्रतिरोध या शासक का विरोध करने का अधिकार देता है, विद्रोह करने का अधिकार देता है। वह कहता है कि शासक का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन समझौता जिस आधार पर की गई है, जिसके आधार पर समझौता हुआ है, समझौता किस आधार पर हुआ है, प्राणों की सुरक्षा के आधार पर हुआ है। यह शासक वर्ग हमारे प्राणों की रक्षा करता रहेगा। जब प्राण संकट में हो तो ऐसी स्थिति में हम शासक के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शासक जब लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाता तो उसको सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उसको राजा बने रहने का अधिकार नहीं है, उसको सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो हाब्स कहता है कि यदि राजा यह आदेश दे, लोगों को यह आदेश दे वायु का सेवन न करने से, यदि राजा यह आदेश दे दे कि वायु का सेवन न करो, सांस मत लो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा, जब सांस नहीं लेगा तो वह एक्सपायर कर जाएगा, वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें, चूंकि हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए हुई है, क्योंकि हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए ही समझौता किया गया है और शासक की उत्पत्ति हुई है। तो शासक हमें स्वयं को मारने का अधिकार दे, औषधि का सेवन करने से मना करे, या वायु का सेवन करने से मना करे, या कुएं में कूदने के लिए कहे, स्वयं की आत्महत्या करने के लिए कहे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विरोध कर सकता है और उसके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति संस्था को सत्ता दिया जा सकता है। तो इस तरह से हाब्स के समझौते के द्वारा एक निरंकुश शासक की स्थापना होती है, उसके पास सर्वाधिकार होता है और सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार समर्पित करता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हाब्स की प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून और सामाजिक समझौता बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा
हाब्स का संप्रभुता सिद्धांत। हाब्स ने किस प्रकार की शासक की स्थापना की है, किस प्रकार की संप्रभु की स्थापना की है। अगर आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह। पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से नोट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अपलोड कर दिया हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।